प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विश्वेंद्र में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हमारा पर्यावरण। विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का अध्याय 15 है। तो इस टॉपिक से संबंधित आज हम 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पारितंत्र में कौन से घटक शामिल होते हैं? जैव घटक, अजैव घटक, जैव अजैव दोनों, कोई नहीं। पारितंत्र जो है वो जैव घटक और अजैव घटक, जैव और अजैव घटक दोनों से मिलकर के बनता है पारितंत्र। तो अतः पारितंत्र में जैव घटक भी आते हैं, अजैव घटक भी आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जैव अजैव दोनों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है? उत्पादक, उपभोक्ता, मांसाहारी, अपमार्जक। आहार श्रृंखला के जो पोषी स्तर है, आहार श्रृंखला का पहला पोषी स्तर ये होता है, दूसरा पोषी स्तर ये तीसरा पोषी स्तर और ये चौथा पोषी स्तर। आहार श्रृंखला का जो प्रथम पोषी स्तर है उसमें आते हैं उत्पादक। दूसरे पोषी स्तर में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे पोषी स्तर में आते हैं द्वितीय उपभोक्ता और चौथे पोषी स्तर में आते हैं तृतीय उपभोक्ता। तो आहार श्रृंखला का जो प्राथमिक पोषी स्तर है, प्राथमिक पोषी स्तर में आएंगे उत्पादक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। अगला प्रश्न है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 50%, 5%, 10%, 100%। तो आहार श्रृंखला में जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं, तो जैसे पहला जो प्रथम पोषी स्तर है, इसमें मान लीजिए 1000 किलो जूल ऊर्जा है, 1000 किलो जूल ऊर्जा है प्रथम पोषी स्तर में। जब दूसरे पोषी स्तर में जाएंगे तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होगी, यानी दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा जाएगी वो जाएगी 100 किलो जूल। तीसरे पोषी स्तर में 10% केवल 10 किलो जूल और चौथे पोषी स्तर में केवल 1 किलो जूल। यानी कि आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। बाकी जो 90% ऊर्जा है वो जैव क्रियाओं में संपन्न हो जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। अगला प्रश्न है, आहार जाल में किस प्रकार की आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है? सीधी आहार श्रृंखला, शाखान्वित आहार श्रृंखला, एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो आहार जाल में जो सबसे उत्तम जो आहार श्रृंखला मानी जाती है वो है शाखान्वित आहार श्रृंखला। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत वाहक खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 1%, 5%, 6%, 3%। तो एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का जो खाद्य ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है वो है 1%। यानी सौर ऊर्जा का 1% वह खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय।
तो खाद्य जाल में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है एक दिशीय। उत्पादक से ऊर्जा का प्रवाह होगा खाद्य जाल में और ये होगा उपभोक्ता की तरफ एक दिशीय, केवल एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, अपघटक। तो आहार श्रृंखला में पहले आते हैं उत्पादक, उसके बाद आते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ताओं में पहले आएगा शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, फिर आएंगे अपघटक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उपरोक्त सभी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये तीनों ही उपभोक्ता के प्रकार हैं, अतः सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? O2, CFC, CO2, N2। तो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने में CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 3। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? अपघटक में, मांसाहारी में, शाकाहारी में, उत्पादक में। तो आहार श्रृंखला में जो सर्वाधिक जो ऊर्जा है, सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है उत्पादक में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम। घास, बकरी तथा मानव। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी। तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं वो है घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? पीड़कनाशी, डीडीटी, शाकनाशी, उपयुक्त सभी। जैव आवर्धन पीड़कनाशी से भी उत्पन्न होता है, डीडीटी से भी होता है, शाकनाशी से भी होता है। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपमार्जक का कार्य है? भोजन का निर्माण करना, वायु को शुद्ध करना, वायु को अशुद्ध करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना। तो अपमार्जक का कार्य है पदार्थों का चक्रीकरण करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वायुमल, इनमें से कोई नहीं। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है डीडीटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ते ये तीनों आते हैं उत्पादक की श्रेणी में। तो उपभोक्ता की जो श्रेणी है उसमें आएगा जंगली जानवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है?
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें। पॉलीथीन, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है? कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण यानी जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते। तो कागज, लकड़ी, कपड़ा ये तीनों अपघटित हो जाते हैं। कौन अपघटित नहीं होता? प्लास्टिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। पौधे, जंतु, मनुष्य ये तीनों ही पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो जैविक घटक कौन सा नहीं है? वायु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब हो जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो CFC का पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को उत्पादक कहते हैं, अपघटक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं अपघटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी। तो वनों की अधिक कटाई का जो परिणाम होगा ये सारे परिणाम होंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जैव वातावरण में शामिल हैं मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जैव वातावरण में जो शामिल हैं वो है जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं? जो पौधों का भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं शाकाहारी, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं मांसाहारी, जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं सर्वभक्षी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो जीवाणु एवं कवक ये कहलाते हैं अपघटक। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। तो सौर ऊर्जा जो है वो जीव मंडल में जो प्रवेश करती है वो करती है उत्पादक के द्वारा, और उत्पादक है इसमें हरे पौधे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है ऊष्मा को, पराबैंगनी विकिरणों को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। तो ओजोन परत जो है ये अवशोषित करती है पराबैंगनी विकिरणों को, इन्हें यूवी विकिरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पारितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। तो प्रत्येक पारितंत्र होता है गत्यात्मक तंत्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षक। तो पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में जो मौजूद होते हैं वे होते हैं उत्पादक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। जैविक घटकों की श्रेणियां, जैविक घटकों में उत्पादक भी आते हैं, उपभोक्ता भी आते हैं, अपघटक भी आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विषय, अक्रिय धातु है। सभी गलत हैं। ओजोन जो है वह है घातक विष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत। सभी सही हैं। तालाब जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बगीचा खेत। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं स्टील, केक, लकड़ी एवं शीशा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत। जीव मंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण है? कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक हैं, बकरी, बाघ ये दोनों उपभोक्ता हैं। तो अपघटक का उदाहरण हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था? मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वृक्षों को संरक्षित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसल, झील, जंगल। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा तालाब। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो ओजोन परत जो है वो परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, परावैंगनी विकिरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। तो परावैंगनी विकिरण के कारण मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होता है वह है त्वचा कैंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो एक खाद्य श्रृंखला में जो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा रहता है मांसाहारी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेंढक, शेर, घास। इसमें उत्पादक हो जाएगा घास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो ओजोन परत में छेद के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।